नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर के राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांदुल में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर अभियान का शुभारंभ किया। आखिर कैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से घरों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है भाजपा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बड़े अभियान का आगाज कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश की 24,000 बूथों तक पहुंचने के लिए बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांदुल गांव से इसकी शुरुआत की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर झंडे लगाए, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी साझा किया। इतना ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि वे अपने बूथों में जाकर पार्टी का झंडा लगाएं। केंद्र और राज्य सरकारों की गारंटियों की जानकारी जनता को दें। वहीं कांग्रेस का दावा है कि 2023 के चुनाव में पार्टी भले हार गई हो, लेकिन 24,000 में से अधिकतर बूथों में कांग्रेस को अधिक वोट मिले। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बूथ विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है और इसमें हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना है और अपने अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना है। और मेरा सौभाग्य है कि आज कांदुल गांव में हम यहां पर आए हैं और इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी हम 2-4 घर में अपने हाथ से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता और मतदाता अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। विधानसभा चुनाव में भले आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आधे से अधिक बूथों पे चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने के बावजूद कांग्रेस यहाँ पे 42% मतों के साथ जनता के दिलों पे राज कर रही है। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी 24,000 से अधिक बूथों तक हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं। बूथों पे हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, बूथों में मजबूती किसी भी चुनाव के लिए बेहद अहम होती है। यही वजह है कि भाजपा जहां बूथ विजय अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे में इसका लाभ पार्टी को कितना मिलेगा, ये तो 4 जून को परिणाम बताएंगे। फिलहाल बीजेपी के इस अभियान ने तपती गर्मी में कार्यकर्ताओं को एक्टिव जरूर कर दिया है। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत तो ऐसी ही है। इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई चूक न करते हुए प्रदेश की महिला वोटरों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी ने महिलाओं के लिए नारी न्याय योजना का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा संख्या में हैं। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में महिला वोटर जीत हार में अहम भूमिका निभाती रही हैं। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट ने ही बाजी पलट दी थी और इसकी वजह थी भाजपा के द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना की गारंटी। महिलाओं ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस इससे सबक लेकर अपने घोषणा पत्र की नारी न्याय योजना को जन जन तक पहुंचाने में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने लोकसभा वार फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत हर महिला को यह भरोसा दिया जा रहा है कि महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रायपुर में इस योजना की शुरुआत रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने की।
कांग्रेस पार्टी नारी बहन को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो महिला बहनें हैं, क्योंकि घर की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी को न्याय दिलाना है। 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, मजबूत इरादा। इधर कांग्रेस जहां अपनी योजना को जन जन तक पहुंचाने कमर कस के सड़क पर उतर चुकी है, तो वहीं भाजपा को इस योजना में कांग्रेस की विश्वसनीयता का संकट दिखाई दे रहा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता। फिलहाल कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है कि महिला वोटर्स को अपने पक्ष में किए बिना छत्तीसगढ़ का गढ़ फतेह नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बार नारी न्याय योजना का दांव खेला जा रहा है, पर ये दांव कितना सफल होगा? क्या मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का न्याय भारी पड़ेगा? यही बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मोहन तिवारी, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और आपको बता दें लगातार पार्टियों का प्रचार भी जारी है। मुकाबला रोचक है, चेहरे चौंकाने वाले हैं। दावे और वादों के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस में महिलाओं को टिकट देने में काफी कंजूसी दिखी है और कुछ सीटें ऐसी है जहां पर सिर्फ फ्रेश चेहरों को मौका दिया है, तो कुछ ऐसी भी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों ही कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रहे हैं। मध्य प्रदेश की जंग को लेकर क्या है सियासी समीकरण, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव की जंग काफी दिलचस्प है। टिकटों की तस्वीर लगभग साफ है। 5 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों का कांग्रेस के मौजूदा विधायकों से मुकाबला है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने 11 सीटों पर तो कांग्रेस ने 18 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के नए चेहरों के बीच मुकाबला होने वाला है। वहीं दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायकों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दी है तो कांग्रेस ने 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 25 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां महिलाओं के बीच सीधी टक्कर हो। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में है। चुनाव में फिलहाल कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार तो बीजेपी की ओर से डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा प्रचार पर निकल पड़े हैं। 3 महीने से भी कम समय मिला हमारी सरकार को, लेकिन कितना काम किया है, 100 से ज्यादा फैसले किए और फैसले करने के पहले सबसे बड़ा एक निर्णय किया है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। सरकार में संवेदना नहीं है तो सरकार काहे की। इसी गुना के अंदर बस की दुर्घटना हुई थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरा स्वागत सम्मान भी नहीं हुआ था यहाँ। हमने कहा स्वागत सम्मान बाद में, पहले जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक को भी हटाने का निर्णय इस गुना की धरती पे करके एहसास कराया था। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के नेताओं के परिवार के बेटों और बेटियों की बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी के दरवाजे पे वो भी गए होंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। हमेशा छिंदवाड़ा को लेकर उनकी जीविका, उनका समर्पण, उनका अपनात्व। हमारी 15 महीने की सरकार थी, हर महीने कैबिनेट होती थी और हर कैबिनेट में छिंदवाड़ा के लिए कुछ न कुछ होता था। ये था कमलनाथ। मध्य प्रदेश में सभी दल अंचलवार लोकसभा चुनाव का समीकरण बनाने में जुट चुके हैं। हर अंचल का विश्लेषण पार्टियां कर रही हैं, उसी के आधार पर अगली रणनीति तय करने में जुटी है। पिछले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में सिर्फ एक अंचल को छोड़ दें तो बाकी सभी अंचलों में तस्वीर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पिछले 24 सालों में हुए 4 लोकसभा चुनावों में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य की स्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा हमेशा दब गया।
जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसे जख्म हैं जिनमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए, हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान अलग हुआ। इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकारों ने महज खानापूर्ति की है, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने कभी गंभीर चुनावी चर्चा नहीं की। लगातार दरकते पहाड़ और खतरों के साए में जी रहे लोग, ये सवाल आखिर कब चुनावी मुद्दा माना जाएगा, इसको लेकर भाजपा के अपने ही तर्क हैं। नहीं, आपदा हमारे यहाँ आती रहती है। संवेदनशील आपदा के संबंध में हमारा राज्य है और उसके लिए सबसे पहले हमने ही आपदा से संबंधित मंत्रालय का गठन किया, एसडीआरएफ की टुकड़ियां गठित की और डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी हमको तुरंत त्वरित सहायता मिलती है। आपदा के प्रति सरकार सदैव संवेदनशील है। हर साल राज्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। 20 साल का इतिहास देखें तो करीब 5,700 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2,000 से भी ज्यादा गंभीर घायल हुए। आपदा से होने वाले नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 2020 से 2023 तक की 4 साल की अवधि में उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ, जिसमें 213 लोग हताहत हुए, जबकि 5,275 लोग प्रभावित हुए। 553 पशु मारे गए, 301 घर ढह गए, 68 गांव प्रभावित हुए, 40 पुल ढह गए और 4,990 मीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी। हर साल औसतन 1,500 से 2,000 करोड़ का नुकसान इन आपदाओं की वजह से होता आ रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, आपदा प्रदेश के अंदर हर साल आती है। कांग्रेस इससे हमने कई बार आगाह भी किया सरकार को कि ये जो आपदा आ रही है तो उससे निपटने के लिए सरकार को पूर्व में कोई ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाने चाहिए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे हम आपदा से निपट सकें। अभी 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। 4 धाम के लिए हमारे जो रोड की स्थिति है, देखिए हर जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, रोड की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, परिवहन की कोई वहां पे व्यवस्था नहीं रख रखी। जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत मुद्दे होते हैं। इस पे सरकार को निर्णय लेने चाहिए और आपदा के निपटने के लिए तो इनको कोई ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए जिससे कि जो नुकसान होता है प्रदेश का उस पर रोक लगाई जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपदा आज तक किसी चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं बन पाया। राजनीतिक दल केवल जनता को रिझाने के लिए उनकी मांग के हिसाब से काम करते हैं। जनता विकास चाहती है तो वे विकास करते हैं, लेकिन वो विकास हर साल आपदाओं की भेंट भी चढ़ता है। उत्तराखंड में आपदा के जख्म भरने की बजाय सत्ता में राज करने वाली सरकारों ने जख्मों पर नमक ही छिड़कने का काम किया है, लेकिन मरहम लगाने में आज तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया। देखना होगा कि आखिर आपदा के जख्मों पर मरहम कौन लगा पाता है। योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। कमेटी में कुल 27 मेंबर्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक होंगी। पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी में अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आतंकी संगठन बताया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर भी पूर्व मंत्री ने कहा कि पार्टी में आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन गुण दोष के आधार पर पार्टी में लिया जाएगा। वहीं आयकर के नोटिस को लेकर भी अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। एक बात है कि आयकर के नोटिस में क्या है, कब तक के उन्होंने बात कही है, कब तक के लिए पटाने के लिए कहा है, क्या चीज कही है, उसको कांग्रेस नहीं बताती और कांग्रेस अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहती है। इसमें उनको
कानूनी प्रक्रिया में आयकर की कार्रवाइयों का सामना करना चाहिए। विक्टिम की तरह अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ राम कुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझे नवप्रवेशी लोगों की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। आना तो बहुत लोग चाहते हैं, पर हम गुण दोष के आधार पर ही उसको लेंगे। पूरे कांग्रेस में कोई लीडर नहीं, कोई नीति नहीं। अब एक परिवार की कितने दिन तक पूजा करेंगे? माता की, बहन की, भाई की, उनके बच्चों की, यही भर तो काम है। तो कितने दिन तक करेगा आदमी? मानसिक रूप से थक जाता है उससे। भूपेश बघेल जी ने पारिवारिक संस्था की तरह सरकार चलाई थी, तो कार्यकर्ता तो जिनको पूछा नहीं गया था आज मौका है बोलेंगे ही। और कई लोग परिवार की आरती करते करते परेशान हैं। तो कितनी मानसिक रूप से आदमी थक जाता है। छोड़ने का कारण यह है और कुछ नहीं। जो सचिन पायलट जी हैं वो उपेक्षित नेता है कांग्रेस में, और उसके अतिरिक्त जो बसते हैं वो एक परिवार के लोग हैं, गिरोह है। तो गिरोह और नेता दोनों में, गिरोह का मुखिया होना और नेता का बनना दोनों में बहुत अंतर है। तो एक परिवार के गिरोह और जनता के बीच संघर्षों से निकली लीडरशिप में बहुत अंतर होती है। भाजपा के नेता संगठन से तपे खरे समाज जीवन के लोग हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के विजय बूथ अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा बूथों पर हार गई थी। कांग्रेस की सरकार 42% मतों के साथ जनता के दिलों पर राज कर रही है। कोई कुछ भी कर ले, फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही अजय चंद्राकर के आतंकवाद वाले बयान पर पलटवार कहा कि नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी। कांग्रेस को नाथूराम गोडसे का अनुयायी बताना हास्यास्पद है। अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में भले आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आधे से अधिक बूथों पे चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने के बावजूद कांग्रेस यहाँ पे 42% मतों के साथ जनता के दिलों पे राज कर रही है। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी 24,000 से अधिक बूथों तक हमारी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं। बूथों पे हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा।